पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बोझो एवं पहली ने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभवों को बांटने के लिए उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन जंतु अभ्यारण्य एवं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। राष्ट्रीय उद्यानों, वन जंतु अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है? वनोन्मूलन एवं इनके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। वे मानव जाति के अस्तित्व एवं भले प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बेहद बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। क्रियाकलाप 7.1 अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। वनोन्मूलन अर्थात डिफॉरेस्टेशन। वनोन्मूलन के परिणाम अर्थात कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहले हम बोझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने के प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वनोन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है? याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण अर्थात डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाएं। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? क्रियाकलाप 7.2 वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीव भी प्रभावित होते हैं। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इनकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
अर्थात कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहले एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते थे कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियां एवं नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार अर्थात पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में दर्शाएं। जैवमंडल आरक्षण अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी तथा पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं। अर्थात BR में नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र और बोरी अभ्यारण्य, नीमघन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पिपरिया को, पनार पानी गेट, पंचमढ़ी। क्रियाकलाप 7.4 आपने अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए।
इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें रोका कैसे जा सकता है? अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, फ्लोरा एवं फौना। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव संरक्षण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन अर्थात टीक के वृक्ष एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहले ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें इनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। वनस्पति जात अर्थात फ्लोरा, प्राणी जात अर्थात फौना। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जाते हैं, जबकि चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जाते हैं। जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न, जामुन। क्रियाकलाप 7.5 अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जाति की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति अर्थात एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं। विशाल गिलहरी अर्थात जायंट स्क्वेरल कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है एक विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ों को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जाति का उदाहरण दिया। विशन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी। विशन अर्थात विशन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती हैं, क्या यह सच है? विशाल गिलहरी। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.6 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं का पता लगाइए। वन्य प्राणी अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाली हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? क्रियाकलाप साथ साथ निकट के चिड़ियाघर का भ्रमण कीजिए। वहां के प्राणियों को किन परिस्थितियों में रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। उस सर्वोत्तम किस्म की टीक इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदिमानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारे सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघ, जंगली भैंसा, बारहसिंघा। टाइगर, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंघा। क्या इन वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ उन स्पीशीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, अर्थात इन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में
व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद को बताया गया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारतंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारतंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। रेड डेटा बुक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डेटा बुक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न अर्थात इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है। रेड डेटा बुक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रवास अर्थात माइग्रेशन। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं होगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। कागज का पुनः चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? पुनर्वनरोपण। प्रोफेसर अहमद सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। रिफॉरेस्टेशन में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है।
रोपड़ वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वनरोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलित वृक्ष क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह सतह पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए अपनी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में एवं उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना कठिन नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इन उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। आपने क्या सीखा? वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती हैं। संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डेटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटन है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत एवं उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना है। क्या आप जानते हैं विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गैंडे एवं 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। यह है पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए बहुत धनी है। आज वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का है। भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीशीज की संख्या 172 है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीशीज का 2.9% है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटापन्न स्पीशीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गैंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि पाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी विभाग, पर्यावरण वन भवन,
CGO कॉम्प्लेक्स इतना